हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएलटी क्लासेस, जहां हम सिर्फ पढ़ाई नहीं फ्यूचर बनते हैं। का खाना या इन्वायरमेंट है जिसे हम लैब में बनाते हैं ताकि उन्हें ग्रो और स्टडी किया जा सके। और एक काम टीचर लाइक टोन में अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को जिंदा रखने की बात नहीं है। ये एक्चुअली उन्हें पहचानने और अलग करने का एक पूरा साइंटिफिक आर्ट है। हार्ट है मतलब एक केयरफुली डिजाइन किया हुआ इकोसिस्टम राइट, है ना। हाँ, इकोसिस्टम ही है। ये हमें बताता है कि कौन सा बैक्टीरिया वहाँ मौजूद है और उसे बाकी बैक्टीरिया से अलग कैसे करना है। बीमारियों की सही पहचान इसी छोटी सी प्लेट पर निर्भर करती है। तो चलिए सबसे पहले इस बैक्टीरियल फूड के बेसिक इंग्रेडिएंट्स पर बात करते हैं। अगर एक बेसिक कल्चर मीडिया बनाना हो तो उसमें क्या क्या डलता है। जो सोर्सेज हमारे पास हैं उसके हिसाब से इसमें कुछ खास चीजें होती हैं, जैसे कि पेप्टोन, जो कि डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं। राइट, डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। इसके अलावा मीट एक्सट्रैक्ट और यीस्ट एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल होता है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट खासकर बैक्टीरिया को जरूरी विटामिन्स देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं। लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है अगार। हाँ, अगार का नाम शायद सबने सुना हो, पर कम ही लोग जानते हैं कि ये सीवीड यानी समुद्री घास से बनता है। और इसका काम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देना बिल्कुल नहीं है। इसका मेन काम सिर्फ और सिर्फ मीडियम को सॉलिड करना, यानी उसे जमाना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि अगार का टेम्परेचर बिहेवियर कैसा होता है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पॉइंट्स बहुत रिपीट होते हैं। अगार पाउडर सॉलिड बनता है। एक मिनट, अगर ये 95 डिग्रीज पर मेल्ट होता है और 42 पर सेट होता है, तो इसका मतलब जब हम बैक्टीरिया को लिक्विड आगर में मिक्स करना चाहते हैं तो हमें पहले उसको ठंडा होने देना पड़ता होगा, वरना उबलते हुए आगर में तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। 42 डिग्रीज एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां आगर अभी भी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता कि बैक्टीरिया मर जाएं। इसलिए लैब टेक्नीशियन इसको 45 डिग्रीज के आसपास मेंटेन करते हैं, फिर बैक्टीरिया मिक्स करते हैं और प्लेट में डाल देते हैं, जहां वो आराम से जम जाता है। सही बात है। एक और जरूरी फैक्ट जो डायरेक्टली मार्क्स दिलवा सकता है वो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। सॉलिड मीडियम बनाने के लिए 1 से 2% आगर लगता है। अगर हमें मोटिलिटी यानी बैक्टीरिया का मूवमेंट चेक करना है तो सेमी सॉलिड मीडियम बनाते हैं जिसमें सिर्फ 0.5% आगर यूज होता है। और सोसेस में एक खास बैक्टीरिया का जिक्र है जिसका नाम है प्रोटियस। उसकी आदत होती है कल्चर प्लेट पर तेजी से फैलने की, जिसे स्वॉर्मिंग कहते हैं। उसको रोकने के लिए एकदम हार्ड मीडियम बनाते हैं जिसमें 6% अगर का इस्तेमाल होता है। हाँ, 6% अगर उसको एक जगह लॉक कर देता है। क्रिएटर्स अपने स्टूडेंट्स को ये ऐसे इमेजिन करवा सकते हैं जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर रिपल्स बनती हैं, प्रोटियस वैसे ही प्लेट पर फैलता है। उसको रोकने के लिए ही ये एक्स्ट्रा हार्ड अगर यूज होता है। ये रिपल वाला विजुअल मॉडल स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। स्वॉर्मिंग को आइसोलेट करना वरना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि प्रोटियस बाकी सारे बैक्टीरिया के ऊपर छा जाता है। तो अगर सिर्फ एक सॉलिड बेस दे रहा है, एक फर्श की तरह, पर उस फर्श पर खाना क्या परोसा जा रहा है, उस हिसाब से मीडिया के अलग अलग टाइप्स होते होंगे। कंसिस्टेंसी के आधार पर तो लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड मीडिया हो गए, पर एप्लीकेशन के आधार पर सबसे पहला है बसाल या सिंपल मीडिया, जिसमें पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आते हैं। ये उन बेसिक नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया के लिए हैं जो आसानी से ग्रो हो जाते हैं, जिन्हें कोई खास नखरे नहीं होते। पर फिर आते हैं एनरिच्ड मीडिया, जहां एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए ब्लड या सिरम मिलाया जाता है। एक एग्जाम्पल जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है वो है चॉकलेट अगार। नाम सुनकर लगता है इसमें कोको होगा, पर एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। असल में जब ब्लड अगार को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं। हीमोग्लोबिन का कलर हीट की वजह से ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल चॉकलेट की तरह। और इसके पीछे की बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये उन बैक्टीरिया के लिए बनाया जाता है जिन्हें फैस्टिडियस बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। जो काफी डिमांडिंग होते हैं अपने खाने को लेकर। एग्जैक्टली, क्योंकि हीमोफिलस जैसे बैक्टीरिया इतने नखरे वाले और कमजोर होते हैं कि वो खुद रेड ब्लड सेल्स को तोड़कर उसके अंदर का न्यूट्रिशन नहीं निकाल सकते। इसलिए लैब टेक्नीशियन को एक तरह से उनके लिए खाना पकाकर, यानी आरबीसीज को हीट करके तोड़ना पड़ता है,
ताकि न्यूट्रिशन डायरेक्ट उन्हें मिल सके। ये एक तरह का एवोल्यूशनरी वर्क अराउंड है जो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रहेगा। और इसी तरह सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया में फर्क समझाना भी एक एजुकेटर के लिए बड़ा टास्क होता है। अगर हम सिलेक्टिव मीडियम की बात करें तो इसका काम होता है बाउंसर की तरह छांटना। बाउंसर की तरह छांटना, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है ना? इसमें कुछ ऐसे इनहिबिटर्स डाले जाते हैं जो स्पेसिमेन में मौजूद आम बैक्टीरिया को रोक देते हैं और सिर्फ उस खास पैथोजन को आगे आने देते हैं जिसकी हमें तलाश है। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है ट्यूबिकुलोसिस यानी टीबी के बैक्टीरिया के लिए लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम, जिसे आमतौर पर एलजे मीडियम कहते हैं। क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया बहुत धीरे ग्रो करता है, तो अगर हम नॉर्मल बैक्टीरिया को नहीं रोकेंगे तो वो पूरी प्लेट पर कब्जा कर लेंगे और टीबी का बैक्टीरिया दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ डिफरेंशियल मीडिया किसी बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता नहीं है, बल्कि उनके बीच में अंतर करके उन्हें अलग कलर्स में हाईलाइट कर देता है। यहाँ मैकॉन्की एगा का एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है। हाँ, मैकॉन्की अगर पर जब बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंट करते हैं जैसे कि ई कोलाई, तो वो पिंक कलर की कॉलोनीज बनाते हैं, और जो बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंट नहीं करते जैसे शिजला, वो कलरलेस रहते हैं। वीडियो क्रिएटर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली दिखाना बहुत आसान है। पिंक और कलरलेस कॉलोनीज का कॉन्ट्रास्ट एक क्लियर विजुअल लर्निंग देता है। इसके साथ एक ट्रांसपोर्ट मीडिया भी होता है। जब पेशेंट का सैंपल किसी दूर लैब तक ले जाना हो तो एक चैलेंज आता है। चैलेंज ये होगा कि बैक्टीरिया रास्ते में ही इतना मल्टीप्लाई ना कर जाए कि उनका नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाए या फिर सैंपल खराब हो जाए। एग्जैक्ट, यही पॉइंट है। अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो वहां का न्यूट्रिशन खत्म कर देंगे या फिर जो एक्चुअल बीमारी वाला बैक्टीरिया है उसको बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया दबा देंगे। ऐसे में स्टुअर्ट्स मीडियम या आमीज मीडियम यूज होता है जिसमें चारकोल होता है। चारकोल मतलब वो जहरीले एलिमेंट्स को सोख लेता है? हाँ, ये चारकोल उन टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। ये मीडिया बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं करता, सिर्फ एक पॉज्ड स्टेट में जिंदा रखता है जब तक वो लैब तक नहीं पहुंचते। यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम एक्चुअली लैब टेक्निक्स पर आते हैं। आखिर लैब में इन बैक्टीरिया को प्लेट पर लगाते कैसे हैं? इनोकुलेशन का प्रोसेस काफी प्रिसाइज होता है। इसमें सबसे पहले स्ट्रीक कल्चर का जिक्र आता है। एक प्लैटिनम या निक्रोम वायर लूप लिया जाता है, उसे बंसन बर्नर की फ्लेम पर तब तक गर्म करते हैं जब तक वो बिल्कुल रेड हॉट ना हो जाए। और लूप को रेड हॉट करना जरूरी है ताकि उस पे पहले से मौजूद कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया जलकर खत्म हो जाए। फिर उसको आगार के एक कोने पर ठंडा करके स्पेसिमेन को अलग अलग दिशाओं में स्ट्रीक किया जाता है, यानी जिगजैग लाइंस बनाई जाती हैं, जिसका मेन एम होता है आइसोलेटेड कॉलोनीज पाना। हम चाहते हैं कि सैंपल इतना डाइल्यूट हो जाए कि एंड में एक इकलौता बैक्टीरियल सेल ग्रो करके एक क्लियर गोल कॉलोनी बना सके, जिसे हम माइक्रोस्कोप या बायोकेमिकल टेस्ट के लिए उठा सकें। इसके अलावा एक लॉन कल्चर होता है। इसको ऐसे विजुलाइज करें जहां पूरी प्लेट पर बैक्टीरिया को एक यूनिफॉर्म कारपेट की तरह फैला दिया जाता है। ये खासकर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। मतलब बैक्टीरिया का कारपेट बिछा दिया और उस पे अलग अलग एंटीबायोटिक की गोलियां रख दी। जिस गोली के आसपास बैक्टीरिया नहीं ग्रो किए, मतलब वो दवा काम कर रही है। और तीसरा है स्टैब कल्चर, जहां एक स्ट्रेट वायर को सेमी सॉलिड अगार के अंदर स्टैब किया जाता है, यानी सीधा चुभोया जाता है। ये देखने के लिए कि बैक्टीरिया जहां चुभोया गया था वहीं है या सेमी सॉलिड अगर में तैरकर फैल गया है, जो उनकी मोटिलिटी दिखाता है। और जब हम इन टेक्निक्स को प्रैक्टिकल लेवल पर डिस्कस करते हैं तो सेफ्टी पर जोर देना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी लैब में बायो सेफ्टी कैबिनेट या बीएससी की इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर होती है। आमतौर पर लैब्स में क्लास 2A बीएससी का इस्तेमाल होता है। ये एक एनक्लोज्ड और वेंटिलेटेड वर्क स्टेशन होता है। पर यह बीएससी नॉर्मल फ्यूम हुड से अलग कैसे होता है? और सोर्सेज में लिखा है कि हवा हेपा फिल्टर्स के थ्रू एग्जॉस्ट होती है। ये हेपा फिल्टर एग्जैक्टली क्या करता है? मैं बताती हूँ। हेपा का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये एक बहुत ही डेंस माइक्रोस्कोपिक ग्लास फाइबर्स का बना हुआ मैश या जाल होता है। जब कैबिनेट के अंदर की हवा को इस फिल्टर के थ्रू खींचा जाता है तो ये 99.97% पार्टिकल्स यहाँ तक के माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और वायरस को भी उस जाल में फंसा लेता है। तो जो हवा फिल्टर से बाहर आती है वो बिल्कुल साफ होती है। ये ना सिर्फ उस वर्कर को इन्फेक्ट होने से बचाती है जो सैंपल पर काम कर रहा है, बल्कि लैब के बाकी एनवायरनमेंट को भी सेफ रखती है। एजुकेटर्स को लैब सेफ्टी का ये हिस्सा जरूर हाईलाइट करना चाहिए।
अब अगर कल्चर मीडिया बन गया और हमने लैब कोट पहनकर बैक्टीरिया को सक्सेसफुली इनोक्यूलेट भी कर दिया, तो अगला स्टेप आता है उन्हें ग्रो होने के लिए सही एनवायरनमेंट देना, जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। जो नॉर्मल पैथोजेंस इंसानों को बीमार करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पर यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छी तरह ग्रो करते हैं। तो इनक्यूबेटर्स को इसी टेम्परेचर पर सेट किया जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया नखरे वाले होते हैं, जिन्हें अलग माहौल चाहिए, जैसे कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। इन्हें नॉर्मल हवा से ज्यादा लगभग 3 से 5% CO2 चाहिए होती है। इनके लिए एक बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव तरीका यूज होता है, और वो है कैंडल जार। कैंडल जार का सिस्टम बहुत आसान है। इनोक्यूलेटेड प्लेट्स को एक एयरटाइट जार में रखते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं और जार को सील कर देते हैं। तो मोमबत्ती तब तक जलती है जब तक ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर ना आए। वो ऑक्सीजन यूज करती है और CO2 बनाती है, और जब मोमबत्ती बुझ जाती है तो जार के अंदर ऑटोमेटिकली 3 से 5% CO2 का माहौल बन जाता है, जो उन कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर है। एग्जैक्टली। लेकिन उन बैक्टीरिया का क्या जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, जिन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम। इनके लिए स्पेशल एनारोबिक कल्चर मेथड्स लगते हैं। एक तरीका है रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रॉथ का इस्तेमाल करना। इस मीडियम में चॉप्ड बीफ हार्ट यानी मीट के छोटे टुकड़े होते हैं। मीट के टुकड़े क्यों? इसमें कोई स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होता है क्या? इसमें ग्लूटाथायोन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो मीडियम में मौजूद ऑक्सीजन को पूरी तरह कंज्यूम कर लेते हैं। ये लिक्विड स्टॉक कल्चर्स को मेंटेन करने के लिए बहुत कॉमन है। लेकिन अगर सॉलिड प्लेट्स पर एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करना हो तो वहां गैस पैक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, और इसका केमिस्ट्री सेक्शन ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेहद इंटरेस्टिंग है। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो इस केमिकल मेथड में एक सैशे होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन शुरू होता है जहां हाइड्रोजन और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। पर जार में जो पहले से ऑक्सीजन मौजूद है उसका क्या होता है? वही तो मैं सोच रहा था, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? उसके लिए जार के अंदर पैलेडियम के पेलेट्स भी रखे जाते हैं। पैलेडियम एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये बची हुई ऑक्सीजन को उस नई बनी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है। वेट, अगर अंदर की ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी में बदल गई तो क्या वो जार अंदर से गीला हो जाता है? बिल्कुल। इस रिएक्शन की वजह से जार के अंदर कंडेंसेशन होता है, यानी दीवारों पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। इसका मतलब है कि रिएक्शन सक्सेसफुल रहा और अंदर 0 ऑक्सीजन बची है। और इसको डबल चेक करने के लिए मिथाइलिन ब्लू का इंडिकेटर लगाया जाता है। जब थोड़ी सी भी ऑक्सीजन होती है तो ये इंडिकेटर ब्लू रहता है, और ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने पर ये कलरलेस हो जाता है। ये इंडिकेटर वाला प्रोसेस स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक बेहद शानदार विजुअल कॉन्सेप्ट है। एक तरह से हम केमिस्ट्री का यूज करके बायोलॉजी का माहौल बना रहे हैं। ये सच में किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। जहां ब्लू कलर गायब हो जाए तो समझो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे टेस्ट पर जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में मरीजों की जान बचाने का काम करता है, ब्लड कल्चर। जब किसी पेशेंट को सिवियर ब्लड इन्फेक्शन यानी सेप्सिस होता है तो उसके ब्लड में बैक्टीरिया ढूंढ में होते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि ब्लड में आमतौर पर बैक्टीरिया की गिनती बहुत कम होती है। इसलिए पुराने कन्वेंशनल मेथड्स में बाइफेजिक मीडिया का यूज होता था। बाइफेजिक यानी इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक लिक्विड ब्रॉथ और एक सॉलिड एगर स्लोप। दोनों एक ही बॉटल में होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा कंटैमिनेशन से बचना था। जब ब्लड को लिक्विड ब्रॉथ में डालते थे तो उसको सॉलिड एगर पर ग्रो करने के लिए पहले हर दिन बॉटल खोलकर एक लूप से निकालना पड़ता था। बार बार बॉटल खोलने से हवा में मौजूद आम बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं और पूरा टेस्ट खराब हो सकता है। तो बाइफेजिक बॉटल ने इसको आसान कर दिया। हाँ, बाइफेजिक बॉटल में आपको बस बॉटल को टिल्ट करना यानी टेढ़ा करना होता है। लिक्विड सीधा अगर स्लोप पर लग जाता है, बिना बॉटल खोले सब कल्चर हो गया। ये मैनुअल तरीका ठीक तो था, पर जरा सोचिए बड़े हॉस्पिटल्स का हाल, जहां दिन के हजारों ब्लड सैंपल्स आते हैं। हर एक बॉटल को मैनुअली चेक करना और टेढ़ा करना प्रैक्टिकली नहीं है। वहीं से मॉडर्न ऑटोमेटेड सिस्टम्स की एंट्री हुई, जैसे बैक्टीलर्ट और बैकटेक सिस्टम्स। इन सिस्टम्स ने लैब का टाइम और लेबर दोनों बचा लिया है। पर ये मशीन्स काम कैसे करती हैं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ऑटोमेशन सच में फैसिनेटिंग है। बैक्टीरिया सिस्टम में कलरीमेट्रिक डिटेक्शन होता है।
इस बॉटल के बॉटम में एक स्पेशल ब्लू ग्रीन सेंसर होता है। जब बॉटल में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लगातार CO2 बनाते हैं। और इस CO2 से लिक्विड का pH लेवल गिरने लगता है, यानी वो एसिडिक हो जाता है। सही पकड़ा। पीएच बदलते ही सेंसर का कलर ब्लू ग्रीन से येलो हो जाता है। मशीन में लगातार लाइट पड़ती रहती है और जैसे ही कलर चेंज होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर अलार्म बज जाता है कि इस सैंपल में बैक्टीरिया ग्रो हो गए हैं। और बैकटेक सिस्टम इससे थोड़ा अलग है। वो फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन पर काम करता है। इसमें बॉटल के अंदर एक ऑक्सीजन सेंसिटिव डाई होती है। जैसे जैसे बैक्टीरिया एक्टिवली डिवाइड होते हैं और बॉटल के अंदर की ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उस डाई का फ्लोरेसेंस बढ़ने लगता है। मशीन की लेजर उस फ्लोरेसेंस को रीड कर लेती है। ये ऑटोमेटेड मेथड्स कन्वेंशनल कल्चर से बहुत फास्ट है, जो क्रिटिकल केसेस में पेशेंट का इलाज जल्दी शुरू करने में मदद करते हैं। अब चर्चा को उस फाइनल फेज पर ले आते हैं जहां रिजल्ट को एक्चुअली पढ़ा जाता है, यानी रीडिंग द रिजल्ट्स। जब कल्चर प्लेट पर आइसोलेटेड कॉलोनीज आ जाती हैं, तो लैब टेक्नीशियन बैक्टीरिया को पहचानते कैसे हैं? इसके लिए सबसे पहले उनकी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, उनका साइज, शेप और सबसे इंपॉर्टेंट कलर। जैसे कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया एक बहुत ही डिस्टिंक्ट ब्लू ग्रीन पिगमेंट बनाता है, जिसे देखते ही पहचाना जा सकता है। और दूसरी तरफ स्टैफिलोकोकस ऑरियस, जो स्किन इन्फेक्शंस करता है, वो गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज बनाता है। एक और टर्म जो एडुकेटर्स को जरूर क्लियर करनी चाहिए वो है हीमोलाइसिस। जब बैक्टीरिया ब्लड अगर पर ग्रो होते हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स को कैसे तोड़ते हैं, इसे हीमोलाइसिस कहते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करें जैसे घास के मैदान में कोई घास खा रहा हो। अल्फा हीमोलाइसिस में पार्शियल आइसिस होता है, जिससे बैक्टीरिया की कॉलोनी के आसपास एक हरे रंग का यानी ग्रीन कलर का जोन बन जाता है। पर बेटा, हीमोलाइसिस में कंप्लीट लाइसिस होता है, यानी बैक्टीरिया अपने आसपास के सारे रेड ब्लड सेल्स को पूरी तरह तोड़ देते हैं। इससे कॉलोनी के चारों तरफ एक बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट जोन बन जाता है। और गैमा हीमोलाइसिस में कोई लाइसिस नहीं होता, वहां बेस कलर में कोई चेंज नहीं आता। मॉर्फोलॉजी और हीमोलाइसिस के बाद फाइनल कंफर्मेशन के लिए बायोकेमिकल टेस्ट्स किए जाते हैं। इन टेस्ट्स को छोटे रूप में ICUT से समराइज किया जाता है, यानी इंडोल, सिट्रेट, यूरियस और TSI टेस्ट्स। यहां TSI टेस्ट का जिक्र जरूरी है। TSI यानी ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। इसमें 3 शुगर्स कौन सी होती हैं और ये करता क्या है? इसमें ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज होते हैं और साथ में आयरन होता है। ये टेस्ट बताता है कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया इन तीनों में से कौन सी शुगर फर्मेंट कर रहा है और क्या वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना रहा है, जो आयरन के साथ मिलकर काले रंग का प्रेसिपिटेट देती है। हर बैक्टीरिया का अपना एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पैटर्न होता है, जिसे TSI ट्यूब के कलर चेंज से आइडेंटिफाई किया जाता है। पर इन सब बायोकेमिकल टेस्ट में ऐसे 2 जरूरी टेस्ट हैं जिनका विजुअल डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स का ध्यान एकदम से पकड़ लेता है। पहला है कैटलेज टेस्ट। जब एक ग्लास स्लाइड पर बैक्टीरिया की कॉलोनी रखी जाती है और उस पर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 की एक बूंद डाली जाती है, तो क्या होता है? अगर वहां एफर्वेसेंस आने लगे, यानी बिल्कुल वैसे बुलबुले उठने लगे जैसे किसी चोट पर पेरोक्साइड डालने से आते हैं, तो टेस्ट पॉजिटिव है। ये खासकर स्टैफिलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से अलग पहचानने के लिए किया जाता है। क्योंकि स्टैफिलोकोकस में कैटलेज एंजाइम होता है जो H2O2 को ब्रेक करके पानी और ऑक्सीजन गैस बनाता है, इसलिए वो ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में बाहर आती है। और दूसरा टेस्ट है ऑक्सीडेज टेस्ट। इसमें एक स्पेशल केमिकल वाले फिल्टर पेपर पर बैक्टीरिया को थोड़ा सा रगड़ा जाता है, यानी स्मेयर किया जाता है। अगर वो फिल्टर पेपर 10 सेकंड के अंदर डीप पर्पल कलर में बदल जाए तो टेस्ट पॉजिटिव है। ये अचानक से कलर चेंज होना सुडोमोनास और विब्रियो जैसे बैक्टीरिया की क्लियर पहचान करता है। ये एक्सपेरिमेंट समझाने में और YouTube वीडियो में विजुअल रूप में दिखाने में स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट रिएक्शन होता है। ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट्स मिलकर एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं, जो उस बैक्टीरिया की एग्जैक्ट आइडेंटिटी बता देते हैं। तो इन सब का असली मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो समरी यही है कि कल्चर, मीडिया और लैब टेक्निक्स माइक्रोबायोलॉजी का बस एक हिस्सा नहीं है। ये वो कोर फाउंडेशन है जिस पर पूरी डायग्नोस्टिक मेडिकल साइंस